हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रिस्पायरेशन। यानी सभी लोग सबसे पहले टॉपिक लगा देंगे, रिस्पायरेशन हम लोग कहते हैं किसको है। यानी आज का जो हम लोग का टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है रिस्पायरेशन। चलिए आइए इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपके पास दो टर्म होना चाहिए, ठीक है ना। एक का नाम है रिस्पायरेशन और दूसरे टर्म का नाम है ब्रीदिंग। ठीक है, दूसरे टर्म का क्या नाम है? ब्रीदिंग। आइए पहले दोनों टर्म को हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इसको डिटेल में आज हम लोग रिस्पायरेशन प्रोसेस को खत्म करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर ब्रीदिंग को कर रहे हैं तो ब्रीदिंग को हम लोग कैसे समझेंगे, पहले इस चीज को समझिए। ब्रीदिंग का मतलब दो कंडीशन इसमें होगा, पहला होगा इनहेलेशन और दूसरा होगा एक्सहेलेशन। जैसे अगर आप सांस लोगे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को जब आप अपने बॉडी के अंदर इनहेल करोगे उस प्रोसेस को इनहेलेशन बोलेंगे। और जैसे ही आप बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ोगे उसको क्या कहेंगे? एक्सहेलेशन। तो जब हमारा एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन कंप्लीट होता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, और उसको करने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। क्लियर है ना। यानी ब्रीदिंग आपको क्या समझ में आया कि जब हम लोग ऑक्सीजन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट में डालते हैं तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जब हमारे बॉडी में सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है और फिर हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन के प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलेंगे, और ब्रीदिंग को करने में जो समय लगता है उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। सोच के बताओ थोड़ा सा, ठीक है। और इस प्रोसेस को करके देखो कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को लोगे तो ऑक्सीजन को जैसे ही लेते हो तो क्या होता है, ये वाला जो रिब केज होता है वो ऊपर उठता है और इसके बीच में स्पेस बन जाता है, डायफ्राम। और जैसे ही आप छोड़ते हो, एक्सहेलेशन करते हो, बॉडी रिलैक्स मूड में आता है, ठीक है, तो उस केस में जो ये सिकुड़ा हुआ फॉर्म में आता है वो थोड़ा सा आपका रिलैक्स हो जाता है और जो बीच में स्पेस था वो कम हो जाता है। यानी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल करेंगे, जैसे जैसे आपका रिस्पायरेशन का प्रोसेस आगे जाएगा हम लोग इसको बहुत अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। लेकिन अभी आपको समझना है, ऑक्सीजन को लेना इनहेलेशन, छोड़ना एक्सहेलेशन, दोनों को मिलाएंगे एक साइकिल बनेगा, उसको ब्रीदिंग बोलेंगे, और उसको करने में जो समय लगेगा उसको बोलेंगे ब्रीदिंग रेट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी सबसे पहले ब्रीदिंग में दो कंडीशन होता है, पहले का नाम है इनहेलेशन, पहले का नाम है इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरे का नाम है एक्सहेलेशन, ठीक है। पहले का नाम है इनहेलेशन और दूसरे का नाम है एक्सहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब इनहेल करना और एक्सहेलेशन का मतलब बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अब जरा सोच के बता बाबू कि जैसे ही ये दोनों प्रोसेस होगा तो ये दो प्रोसेस किसको फॉर्म करेगा? ब्रीदिंग को फॉर्म करेगा, ठीक है। यानी एक इनहेलेशन और प्लस एक एक्सहेलेशन इज इक्वल टू वन साइकिल होता है, और यही एक साइकिल जो है वो फॉर्म करता है किसको? तो यही वन साइकिल जो है वो फॉर्म करता है ब्रीदिंग को, और ब्रीदिंग को करने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रेट बोलेंगे, ठीक है ना। आपको यहां तक तो चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस के बारे में। अब समझिए कि आपका तो कहानी ये नहीं था, आपका मेन कहानी रिस्पायरेशन था, लेकिन हमको समझाने के क्रम में हमको इसका सहायता लेना पड़ा। अगर हम लोग रिस्पायरेशन का बात करेंगे तो रिस्पायरेशन जो है ना बाबू, याद रखना कि वो एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। रिस्पायरेशन जो है वो एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है बाबू? बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर लिविंग फॉर्म के अंदर होता है और उसके साथ साथ ये केमिकल फॉर्म को रिलीज करता है, यानी केमिकल रिएक्शन को ये फॉर्म करता है बॉडी के अंदर, इसीलिए हम लोग इसको बायोकेमिकल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच, रिस्पायरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी आपके बॉडी में जो भी चीज है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो, ठीक है। यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इन दिस केस हमारे बॉडी में बेसिकली जो हम लोग फूड को लेते हैं वो किसके फॉर्म में लेते हैं? तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो आपका टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। ग्लूकोज जो है वो टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल
टूटेगा एक कार्बन के मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होता है। यानी कंप्लीट अगर रिस्पायरेशन का बात करें तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग बांट के स्टडी करेंगे एरोबिक और एनारोबिक, तो एक में 36 और एक में 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, एकदम डिटेल से पहले डिफिनीशन को समझते हैं। अगर कोई पूछेगा आपसे रिस्पायरेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। क्योंकि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बायोलॉजी आपको रटना नहीं पड़े, एक बार समझो सीधे दिमाग में सेट हो जाए, उस ढंग से हम लोग बायोलॉजी के क्लास को प्रोग्रेस करवाते हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या समझ में आया कि इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, केमिकल फॉर्म में। उसके अंदर रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर टूटेगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगा ना। और ऐसा एनर्जी मिलेगा जो आपका यूजेबल फॉर्म हो, जिसके चलते आप अपने बॉडी के सारे फंक्शन को, वाइटल फंक्शन को एक्टिवेट करो, यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, तो इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई डिफिनीशन रट के हम लोग नहीं बनाएंगे भाई मेरे, ठीक है ना। आप देखोगे हर चीज आपके साथ वो चीजें घटित होंगी। जो भी हम चीज बोलेंगे यहाँ पे समझाएंगे, आपको अपना बॉडी एज्यूम करके चलना है, तब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, यानी रिस्पायरेशन जो है वो एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें केमिकल एनर्जी, यानी जो भी हम लोग फूड लेते हैं उसके अंदर रिएक्शन होता है, तो वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इन दिस केस, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इन दिस केस ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया एक कार्बन के मॉलिक्यूल में, एंड एनर्जी आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। ठीक है, इसमें एक दो चीज और जोड़ सकते हो। ठीक है, कि जो भी आपका फूड ब्रेक डाउन कर रहा है, जैसे इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन दिस केस ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जोड़ सकते हो आप क्या, बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, ठीक है ना, बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, कोई दिक्कत आप लोग को बाबू, यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है, डन है ना। ठीक है, यानी रिस्पायरेशन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि रिस्पायरेशन जो है वो एक प्रकार का बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज होगा वो ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा एक कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और एनर्जी रिलीज होगा किसके फॉर्म में, एटीपी। हालांकि एनर्जी जो बनता है वो एडीपी बनता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनता है। वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का वो फॉर्मेशन करता है। यहां तक तो क्लियर हो गया, यानी अभी आपको रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग का डिफिनीशन अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग आगे बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाबू, ठीक है, वो ये आपसे पूछता है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, यानी जब हम लोग रिस्पायरेशन प्रोसेस का स्टडी करेंगे तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा बाबू। आपके अंदर इतना तो नॉलेज आ चुका है ना कि आप देख के, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे आप रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। आपके पास सबसे पहले क्या था भाई मेरे, जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो किसके फॉर्म में लेते हैं, बोलो, ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज लिख लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और फूड टूटेगा ना किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो याद रखना, एक मजे की बात बता रहे हैं, 10th क्लास में बहुत ज्यादा ही काम देगा आपको। ठीक है, वो क्या काम देगा कि अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला कोई भी आपको मॉलिक्यूल दिखाई देता है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला आपको अगर कोई भी मॉलिक्यूल दिखाई देता है और उसका रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करता है या उसका अगर ऑक्सीडेशन करता है, तो आप आंख बंद करके, ठीक है, एक बात लिख देना,
और बोल देना सर बताए थे। ठीक है, ये 110% आपका सही होगा, कोई गलती काटने वाला नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करता है। और कंप्लीट रिस्पायरेशन लिख रहे हैं बाबू तो 38 एटीपी लिखेंगे। और एटीपी जो है वो आपका एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, और ये कहानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन अगर रिस्पायरेशन को दो भाग में बांटते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, तो एरोबिक में ये पूरा रिएक्शन लिखोगे 36 एटीपी, और एनारोबिक लिखोगे तो पूरा कहानी लिखोगे 2 एटीपी। रिएक्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो आपको इक्वेशन भी लिखने आ गया ना बाबू। क्या लिखने आया कि हमारे पास ग्लूकोज था तो हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा C6H12O6 प्लस ग्लूकोज जो है वो टूटेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन लिए। और जब टूटा तो जहां पे CHO रहता है, ठीक है, और उसका हम ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो प्रोडक्ट ऑलवेज बी फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज एनर्जी, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको देखने से क्या लग रहा है, बैलेंस की अनबैलेंस? अभी तो देखने से ये अनबैलेंस ही लग रहा होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो आपका कार्बन एक ही है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन अनबैलेंस लिखोगे, और अनबैलेंस लिखने के बाद फिर इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो बैलेंस करने का एक तरीका देखो, यहाँ पे कार्बन 6 है तो कार्बन के पहले यहाँ पे 6 लगाओ। अब जैसे ही कार्बन के पहले आप यहाँ पे 6 लगाए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी के 12। ठीक है, 2 और 6 ऑक्सीजन 12 हो गया, और यहाँ पे एक 13 हो गया। कोई टेंशन नहीं लो। अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो जब हाइड्रोजन 12 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 6 लगाओ, तो हाइड्रोजन हो गया 12। अब टोटल आप जोड़ो तो ऑक्सीजन 2 गुने 6 12, आप प्लस ऑक्सीजन 6, 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 6 है, तो यहाँ पे अगर 6 लगा दोगे तो 6 दूनी के 12 और 6 18, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 6 दूनी के 12, कार्बन 6, इक्वेशन में भी बैलेंस्ड। तो आप कहोगे कि सर जब सब चीज इजी है तो इसको भी इजी हम लोग कर ले। कुछ नहीं करना है, इसके पास 6 है, बाकी के सबसे पहले 6 लगा दो, इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। डन है ना? क्या बोले कि इसके पास 6 है, और जो भी आपके पास टर्म है, जो भी आपके पास कोफिशिएंट टर्म आ रहा है, सब में 6 लगा दो, इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में आपका जज्बात नहीं पूछेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, जो आप लिखोगे उसी पे आपका जो एग्जामिनर है वो इवेलुएट करेगा। ठीक है ना, तो ये कहानी आपको लिखना होगा। एक चीज और सोच के हमको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ये आता है बोर्ड में, ठीक है, कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। क्वेश्चन तो यहाँ पे भी आ गया कि हम लोग रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे कि एंडोथर्मिक बोलेंगे। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, 2 टर्म होता है जो हम लोग ये पहला चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, और पहला चैप्टर का कंप्लीट लेक्चर वीडियो जो है वो आपके चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में आ चुका है, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन होता है, एक को बोलेंगे एक्सोथर्मिक और एक को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है बाबू, थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एक्सो का मतलब होता है निकल जाना। ठीक है, जिंदगी में बहुत लोग आते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, तो निकल जाता है मतलब एक्सोथर्मिक रह गया, दैट मींस एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का मतलब होता है निकलना, एंडो का मतलब होता है रह जाना। तो एक्सो का मतलब निकलना, इंडो का मतलब रह जाना, थर्मिक का मतलब होता है हीट यानी रिएक्शन। डिफिनेशन भी क्लियर हो गया कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें से हीट निकल जाए, एक्सोथर्मिक। ठीक है, और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रह जाए, एंडोथर्मिक। अब थोड़ा सा इसको हम साइकोलॉजिकल फैक्ट से जोड़ते हैं। थर्मिक का मतलब आप लोग अभी समझे हो भाई कि ये हीट होता है, और हीट किसका फॉर्म है, एनर्जी का। क्या जरूरी है कि आपको सारे केमिकल रिएक्शन में हीट ही मिलेगा? लाइट भी मिल सकता है, साउंड भी मिल सकता है, कुछ भी मिले, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगा। तो आप बस ये देखना कि रिएक्शन में हीट या एनर्जी या लाइट या साउंड निकल रहा है तो बोल देना एक्सोथर्मिक, और एनर्जी रह जा रहा है तो बोल देना एंडोथर्मिक। सोच के बताओ भाई मेरे कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी हम लोग दे रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, इस रिएक्शन से एनर्जी निकल रहा है। तो जब इस रिएक्शन से एनर्जी निकल रहा है तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज in respiration energy is released, and in the case of exothermic reaction energy is also be released in the form of heat। एक्सोथर्मिक में भी एनर्जी निकल रहा था हीट के फॉर्म में, लेकिन इसमें भी एनर्जी निकल रहा है, तो हम लोग इसको एक्सोथर्मिक बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस क्या होगा?
तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए याद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आप सनलाइट, एनर्जी, क्लोरोफिल दे रहे थे तो वो ग्लूकोज बना रहा था। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है और आप ना देखना, एनसीईआरटी में देखना, ये क्वेश्चन दिया भी होगा, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस, बट इन द केस ऑफ रिस्पायरेशन इट ऑलवेज फॉर्म एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रहा है और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये बात आप लोग को याद रहेगा ना। चलो अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिस्पायरेशन को दो रूप में हम लोग यहाँ पे बांट के पढ़ेंगे। अभी हल्का सा बस समझ लो, रिस्पायरेशन को दो रूप में यहाँ पे हम लोग बांट के पढ़ेंगे। एक का नाम है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक का नाम है एनारोबिक। एक का नाम है एनारोबिक। बस अंतर ये है कि जब फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटे एरोबिक रिस्पायरेशन, और जब फूड ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटे, ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्लियर हो गया? यहां तक तो बाबू मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत एकदम शेड्यूल्ड वे में आपको हम लेके चल रहे हैं और आपको लग जाएगा कि नहीं लाइफ में बायोलॉजी कितना बेहतर से हो सकता है। ठीक है, आपको बहुत सारा ऐसा वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा जो पीपीटी दिया रहेगा, उसको लोग एक्सप्लेन करते हैं। हालांकि चीजें वो ज्यादा आपके दिमाग में सेट नहीं कर पाएगी। आप चीजों को समझो, अपने बॉडी को लेके चलो और फिर उसको पुटअप करके देखो कि कितना बेहतर आपको समझ में आ रहा है। आइए अब हम लोग आगे करते हैं। तो इस रिस्पायरेशन को करने के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ रही है, इनके पीछे कौन कौन सा मैकेनिज्म है, क्या क्या वो कारण रहा होगा कि जिसके चलते रिस्पायरेशन प्रोसेस हो रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मैकेनिज्म। जिसका क्या नाम है? मैकेनिज्म फॉर रिस्पायरेशन। मैकेनिज्म फॉर रिस्पायरेशन यानी रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब कि रिस्पायरेशन को होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना होगा कि जिसके कारण ये रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, समझिए रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके लिए टोटल भाई मेरे 4 मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इसके लिए टोटल 4 मैकेनिज्म है और इस 4 मैकेनिज्म के बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, ये चारों मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, समझिए रिस्पायरेशन के लिए आप लोग बेसिकली क्या देखते हो। सबसे पहले आपका बॉडी है, बॉडी में फूड लिए, चलो वहां तक तो ठीक था, न्यूट्रिशन हो गया। अब आप यहां पे देखोगे कि सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में लेंगे। यानी पहला काम तो हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में लेंगे। पहला प्रोसेस खत्म। अब जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में आ गया तो यही ऑक्सीजन अब फूड को धीरे धीरे तोड़ेगा, स्टेप वाइज तोड़ेगा, तो वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, जिसके लिए अलग अलग प्रोसेस आता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड देन टर्मिनल ऑक्सीडेशन। तो जब आपका फूड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो फूड आपका टूट जाएगा। तो टूटने के बाद क्या होगा, आपके बॉडी में एनर्जी मिलेगा, तभी जाके झगड़ा किसी से कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आपके बॉडी से क्या बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यही 4 आपका मैकेनिज्म है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे इनटेक ऑक्सीजन, इनटेक ऐसे लिखना, इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल इन्वायरमेंट। यानी सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे, कहां से लेंगे? तो एक्सटर्नल से इंटरनल इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन आ गया, कहां पे आ गया बाबू? तो ऑक्सीजन आ गया आपके बॉडी में। ठीक है ना, चलिए तो जब ऑक्सीजन आपके बॉडी में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये टूटता है फूड पाइरूवेट के फॉर्म में टूटता है, फिर इसको ऑक्सीजन मिलता है तो ये कंप्लीटली CO2 प्लस एनर्जी निकालता है। ठीक है, ये एरोबिक का बात आएगा। ठीक है ना। तो यहां तक आपको याद रखना होगा कि ये फूड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी यहाँ पे स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। ठीक है ना लल्ला सब। चलिए आगे आ जाएंगे अब हम लोग। तो जब फूड आपका यहाँ पे टूट गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यहाँ पे हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे?
तो अब हम लोग तीसरा कंडीशन ये करते हैं यहाँ पे कि एनर्जी रिलीज होगा। जब फूड टूट गया तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होगा वो किसके फॉर्म में, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के भी नाम से जानते हैं। और चौथा क्या होगा, तो चौथा होगा इलिमिनेशन, मतलब बाहर निकलना। क्या इलिमिनेट होगा, तो इलिमिनेशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इलिमिनेशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, यहां तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको करने के लिए कौन कौन सा रिएक्शन, कौन कौन सा प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना वेरियस प्रोसेस। ठीक है, वेरियस प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा वो प्रोसेस टेक्स प्लेस करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो करता है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। पहला आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया। दूसरा आपका क्या हो गया, तो दूसरा आपका है क्रेब्स साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, और तीसरा को क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यही तीन प्रोसेस आपका रिस्पायरेशन में टेक्स प्लेस करेगा, जो कि आपका ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, रिस्पायरेशन का। ये जो है वो आपका कौन सा है, सेकेंड स्टेज है रिस्पायरेशन का। और ये जो है वो कौन सा है, तो रिस्पायरेशन का ये थर्ड स्टेज है। ठीक है ना, चलो अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कैसे कैसे टूटता है। ठीक है, तो हल्का सा हम लोग यहाँ पे देख ले, बाकी हम लोग के पास एक अभी पूरा भयंकर सा, ठीक है, पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आ रहा है। ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो आपके पास ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये टूटता है पाइरुवेट में। ठीक है ना, और ये टेक्स प्लेस करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ये आपका किसका कहानी है, तो ग्लाइकोलाइसिस का है। अगर हम लोग यहाँ पे क्रेब साइकिल बात करेंगे, डिटेल में लेंगे, तो क्रेब साइकिल यानी जब पाइरुवेट आपका बन गया, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जो होता है वो ग्लूकोज का थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है ना, जब ये बन गया तो ये अब टूटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के लैक में। तो जिस कंडीशन में वो टूटेगा उस कंडीशन में वो एनर्जी को फॉर्म करेगा। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना बच्चा सब, चलिए अब थर्ड स्टेज जो है वो टर्मिनल ऑक्सीडेशन। इसमें कंप्लीटली फूड जो होता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो आपको 10th तक यही दो टॉपिक को डिटेल से देखना है। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर कोई पूछेगा आपसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा, चल रहा है ना, ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूछेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है बाबू, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोलोगे कि ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन in which glucose are break down into pyruvate और pyruvic acid। ठीक है, क्या बोलेंगे, पाइरुवेट, या इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाइरुविक एसिड। यानी एकदम अच्छे से दिमाग में सेट रखो, याद करो चीजों को। ठीक है ना, लल्लू मत बन के रहो। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि ग्लाइकोलाइसिस अगर कोई आपसे बोलेगा तो आप क्या बोलोगे कि ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन का पहला स्टेज है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में। इसका मतलब कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल टूटेगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, एंड इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर हो गया। अब सेकेंड अगर हम लोग बोलेंगे क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल, तो ये रिस्पायरेशन का सेकेंड स्टेज है जिसमें पाइरुवेट टूटता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर टूटेगा तो एरोबिक, एब्सेंस में टूटेगा तो एनारोबिक, लैक में अगर टूटेगा तो वो कोई प्रोसेस नहीं बनता, वो बस लैक्टिक एसिड जम जाता है जो पैर में मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब। तो इसमें अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो CO2, एब्सेंस में टूटेगा तो इथानॉल C2H5OH, और लैक में टूटेगा तो लैक्टिक एसिड। ठीक है, प्रेजेंस वाला टेक्स प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एब्सेंस वाला ईस्ट में, और लैक वाला मसल सेल्स में। तो ये आपका तीनों के लिए जो स्टेज होगा वो सेकेंड स्टेज होगा। पाइरुवेट से जो टूटता है उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है ना, ये बात करेंगे। तो जल्दी से बाबू मेरे टॉपिक लगा लो। पाथवे ऑफ, टॉपिक यहां पे है पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज।
पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, पाथवे ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है वो कैसे कैसे यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज जो है यहाँ पे कैसे कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ये एकदम याद रख लेना, ग्लूकोज है, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपके पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, किसमें टूटता है, पाइरुवेट, ठीक है, या इसी को बोलते हैं पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है। ये जब टूटता है तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का पहला स्टेज होता है, ठीक है ना, रिस्पायरेशन का ये क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होता है, और फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जब उसके बाद अब यहाँ पे पाइरुवेट टूट गया तो यहाँ पे पाइरुवेट अब 3 अलग अलग प्रोसेस को फॉर्म करता है, ठीक है। पहला आपका होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पहला आपका क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा आपका क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और तीसरा आपका क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा आपका क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे प्रोसेस को बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर एब्सेंस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एनारोबिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है ना। और इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं आता है, ठीक है। और ये कभी भी हर चीज याद रखना है कि ये जो टेक्स प्लेस करता है ये आपका करता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। 6 कार्बन टूटेगा 3 कार्बन में, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस करता है किसमें, माइटोचोंड्रिया में ना, लिखने का तरीका माइटोचोंड्रिया से करना, पढ़ना इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो टूटता है वो क्या बनता है, CO2 प्लस एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी, आप यहाँ पे H2O कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि 6 से 3 टूटा, इसमें क्या हुआ कि कार्बन 6 था, टूट के 3 हुआ, और फिर टूट के कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पायरेशन का सेकंड स्टेज होता है, यहाँ पे रिस्पायरेशन का सेकंड स्टेज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, क्रेब साइकिल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे तो ये कहानी किस में होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो टूटता है वो बनता है इथानॉल, क्या बनता है, इथानॉल, और प्लस एनर्जी, एनर्जी जो यहाँ पे बनता है पूरे रिस्पायरेशन में 38, लेकिन अगर हम लोग एरोबिक बोलेंगे तो 36 यहाँ पे, ठीक है, ATP। और अगर एनारोबिक बोलेंगे तो 2 ATP। यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, आपका क्या होगा, सेकंड स्टेज होगा, और सेकंड स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, क्रेब साइकिल या फिर साइट्रिक एसिड साइकिल। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे वो जम जाता है किसमें, मसल्स सेल में, और मसल सेल में आपका जम जाता है क्या, लैक्टिक एसिड का वो फॉर्म करता है। तो आप सबसे पहले इस बेसिक चार्ट को याद करो, पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है, इसमें एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। चलिए आइए, पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे लेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो देखो मेरे बाबू साहब, एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग कहते किसको है, ठीक है ना। आइए इसको समझिए। अभी आपको सबसे पहले बताया पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी सबसे पहले आप यहाँ पे ग्लूकोज लो, देखिए सभी लोग, C6H12O6, यानी इसके पास 6 कार्बन था, ये टूटेगा किसमें, यानी आपके पास सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज था, ये टूटेगा किसमें, पाइरुवेट में, सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे, पाइरुवेट में। तो ये टूटेगा C3H4O3 में, यानी यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ पे रिस्पायरेशन का पहला स्टेज होता है, ठीक है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये टेक्स प्लेस करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद जब हमारा पाइरुवेट बन गया तो पाइरुवेट को ऑक्सीजन चाहिए, और जहां पे ऑक्सीजन चाहिए वहां पे वो कहानी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहानी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानेंगे यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे रिस्पायरेशन का क्या है, तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का सेकेंड स्टेज है और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल या फिर इसी को हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानेंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानेंगे। और लास्ट में ये टूटेगा तो CO2 प्लस H2O और प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा वो 36 ATP मिलेगा। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। अब इसको लैंग्वेज में आप लोग बोल दो, तो आप सोचो ना कि आप एरोबिक रिस्पायरेशन का इतना लैंग्वेज लिख पा रहे हो, यानी आपके अंदर बायोलॉजी का जो डर था वो अब निकल के सामने बेहतर ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि आप इतना बेहतर भी डायग्राम के हेल्प से, ठीक है, फ्लो चार्ट के हेल्प से आप बायोलॉजी को इतना डिटेलिंग कर सकते हो। तो एरोबिक रिस्पायरेशन को हम लैंग्वेज में बोल रहे हैं, आप थोड़ा सा उसको समझोगे, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन इज ए टाइप ऑफ, सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। एरोबिक respiration is a type of respiration in which glucose are break down into pyruvate. In this case, 6 carbon molecule are break down into 3 carbon molecule. It always takes place in cytoplasm and it follow first stage of respiration are called glycolysis. And in this case, pyruvate are break down in the presence of oxygen. It always takes place in mitochondria by the second stage of respiration called Krebs cycle or citric acid cycle to form carbon dioxide, water and energy. In this case, 36 ATP usable form of energy are formed and pyruvate contain 3 carbon molecule and carbon dioxide contain 1 carbon molecule. In this case, the carbon molecule are completely break down. Then this complete process is called aerobic respiration. यानी आप इतना लंबा चौड़ा डिफिनेशन लिख सकते हो, 7-8 लाइन का लिख सकते हो, किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो हम देखते हैं कि कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं इस टॉपिक को लेके। कंप्लीट डिफिनेशन आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप एनारोबिक रिस्पायरेशन का दोगे, ठीक है। और साथ में थम्स अप का साइन दे दोगे कि ताकि हमको ये पता चल जाए कि जितने लोग देख रहे हैं उनको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी हमने आपको एरोबिक रिस्पायरेशन को समझाया, डिटेल में बताया और सेम आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन का डिफिनेशन आपको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है, ठीक है। कैसे लिखोगे एक बार अच्छे से समझ लो और फिर आप अपने माइंड से उसको लिख लेना, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन ये टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट और पायरुविक एसिड, इट मींस 6 कार्बन मॉलिक्यूल आर ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट takes place in their cytoplasm by the first stage of respiration is called glycolysis, and pyruvate are break down into carbon dioxide, water and energy by the presence of oxygen. It always takes place in mitochondria by the second stage of respiration is called Krebs cycle or citric acid cycle. In this case, pyruvate contain 3 carbon molecule and carbon dioxide contain 1 carbon molecule. Then the carbon are completely oxidized and completely break down and in aerobic respiration 36 ATP energy are released, ठीक है ना। जब आपको ये क्लियर हुआ तो इसी तरीका से सेम आप एनारोबिक रिस्पायरेशन भी देख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन का, ठीक है, ठीक है लल्ला साहब देख लो, एनारोबिक रिस्पायरेशन का हम आपको फ्लो चैट बता देंगे, रिएक्शन बता देंगे, लैंग्वेज आपको कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में लिख के दिखाना है ताकि हमको पता चले कि सही में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, टाइम पास नहीं कर रहे हो। एनारोबिक में सेम कहानी, आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है, ये टूटेगा किसमें, पायरुवेट में, ठीक है, या यही टूटेगा किसमें, पायरुविक एसिड में, ठीक है। और ये कभी भी टेक्स प्लेस करेगा तो पहला स्टेज को, और इसी स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। टेक्स प्लेस किस में करेगा, साइटोप्लाज्म में करेगा, ठीक है। टेक्स प्लेस किस में करेगा बाबू, साइटोप्लाज्म में। जब पायरुवेट बन गया तो इसका फॉर्मूला होता है C3H4O3, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है। प्रोसेस का नाम बन गया फर्मेंटेशन, ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या बन गया, फर्मेंटेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड स्टेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड स्टेज होगा, और सेकेंड स्टेज को हम लोग वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, साइट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। जब ये यहाँ पे हो गया तो अब ये टूटता है तो ये बनता है इथानोल,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इथानॉल बोलते हैं, प्लस कुछ अमाउंट ऑफ वाटर, और यहाँ पे 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसी को आप उस कहानी में लिख लोगे। ठीक है, इसी को आप उस कहानी से लिख लोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, जब हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन देख लिए कंप्लीटली, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। चलिए जल्दी से हम लोग 3 टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे। रिस्पायरेशन इन प्लांट देख लेते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस देख ले रहे हैं। दूसरा क्या देख ले रहे हैं बाबू, एक्सचेंज ऑफ गैस देख ले रहे हैं। और तीसरा रेट ऑफ रिस्पायरेशन देख ले रहे हैं, रेट ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा फिर होते जाएगा ना। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, फिर एक हम लोग सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल, और एनिमल में खास करके ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन इन प्लांट का मतलब क्या, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग लिखेंगे और आप लोग समझेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन इन प्लांट का मतलब क्या है कि प्लांट जो है वो आपको रिस्पायरेटरी गैस, प्लांट जो है वो आपको रिस्पायरेटरी गैस को एक्सचेंज करता है। रिस्पायरेटरी गैस को वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कौन सा गैस को, CO2 एंड O2 को, ये गैस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, कहां से कहां तक, तो फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू इंटरनल इन्वायरमेंट तक। ठीक है, एक चीज और याद रखना बाबू। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे याद रखना, ध्यान से आप लोग देखो यहाँ पे, कि प्लांट जो है गैस को तो एक्सचेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है एक्सटर्नल से इंटरनल इन्वायरमेंट में। लेकिन 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 क्या बोल रहे हैं कि प्लांट के पास कोई भी एक स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, प्लांट के पास, ठीक है, प्लांट के पास सेकेंड, इट डू नॉट हैव स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसके पास कोई खास स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। जैसे हम लोग के पास एक स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है ना, जिसको हम लोग लंग्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके पास कोई स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, तीसरा, जब इसके पास स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होगा तो इसका जो बॉडी होगा वो क्या होगा, तो बॉडी में बी सिंपल, इसका जो बॉडी होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। हम लोग का जो बॉडी वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम लोग के पास बहुत सारा अलग अलग ऑर्गन है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसका बॉडी सिंपल है। तो इसमें गैस का एक्सचेंज कहां से हो सकता है, तो ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स। ठीक है, ये सारा क्या करेगा, आपको गैस को एक्सचेंज करेगा। ये क्या करेगा, आपको गैस को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो ये आपका बेसिकली रिस्पायरेशन इन प्लांट का जर्नी था। ठीक है ना, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी जो सेकंड टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस। यानी एक्सचेंज ऑफ गैस के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लांट जो है गैस को एक्सचेंज करता है, यानी प्लांट जो है वो CO2 को लेता है। प्लांट जो है वो CO2 को क्या करता है, लेता है, और वो किसको छोड़ता है, यानी O2 को बाहर निकालता है। O2 को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो अब जरा सोच के बताओ कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, और हम लोग ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, तो प्लांट भी खुश, हम भी खुश। ठीक है, सबका मजा हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो इसको एक्सचेंज में मदद कौन करता है, तो इसको एक्सचेंज में जो मदद करता है उसका नाम है स्टोमाटा। क्या करता है, स्टोमाटा। और भी बहुत सारा पार्ट आता है इसमें, लेंटिकल्स आता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेटरल सरफेस आता है। लेटरल क्या आता है, सरफेस, यानी ये सब ऐसा पोर्शन है। चौथा, मेसोफिल सेल इसमें होता है। ठीक है, ये सब ऐसा पोर्शन है ना कि जो आपको मदद करता है किसमें, गैस को एक्सचेंज करने में। अब जैसे स्टोमाटा का बात किए तो ध्यान से सुन लो, स्टोमाटा होता क्या है, तो द टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इनटू द लिप्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। यानी लिप में जो छोटा छोटा, आप ध्यान से लिप को देखना, पत्ते को देखना, उससे बहुत छोटा ना मात्रा का छिद्र होता है। उसी छिद्र को, उसी स्मॉल पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा का मेन फंक्शन है गैस को एक्सचेंज करना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिया है, सारा प्रोसेस करने के बाद जो ऑक्सीजन निकाला उसको रिलीज करना, तो ये गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं स्टोमाटा। ठीक है, लेटरल सरफेस क्या होता है, जो वहां पे ऑक्युपाइड होता है,
ठीक है, गैस जो है वहां पे ऑक्युपाइड होता है, रहता है, जहां पे जिसका जरूरत पड़ता है वहां पे वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, मेसोफिल सेल यानी लीफ में जो सेल प्रेजेंट होता है उसको मेसोफिल सेल बोलते हैं। लेंटिकल जो है वो आपको गैस एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, ये आपको टेंडल्स बना के फॉर्म को करता है। टेंडल्स या सिंपल सा चीज ये समझना कि लेंटिकल्स एक पोर्शन होता है जहां पे वो गैस एक्सचेंज करवाता है। ठीक है ना, ये सारा लीफ स्टेम का ही बात होता है। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिस्पायरेशन। इसमें बेहतर बस एक आप स्टोमाटा ही याद रखना, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हम लोग बात करें बाबू रेट ऑफ रिस्पायरेशन, दो ही चीज के बारे में बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे प्लांट और दूसरा बात करेंगे एनिमल। तो एनिमल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उस जानवर का बात करेंगे जो जानवर समाज में रहता है, जैसे हम लोग। ठीक है, हम लोग भी जानवर ही है, बस अंतर ये है कि हम लोग को घर दे दिया गया है कि तू यहाँ पे बैठ, यहाँ पे रह, यहाँ पे सो। ठीक है, लेकिन हम लोग को नेचर के द्वारा कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स इज ए सोशल एनिमल। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग एनिमल में बात करेंगे किसका बाबू, तो एनिमल में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, तो जब हम लोग ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे बात करते हैं तो थोड़ा आप ध्यान से देखोगे कि प्लांट और एनिमल में अगर हम लोग रिस्पायरेशन का रेट देखते हैं तो प्लांट में रिस्पायरेशन का जो रेट है वो स्लो होता है। ठीक है, जबकि एनिमल में रिस्पायरेशन का रेट जो होता है वो फास्ट होता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट जो है वो सिंपल है, एनिमल जो है कॉम्प्लेक्स है। और जब प्लांट सिंपल है तो उसके बॉडी में उतना ज्यादा एनर्जी का यूटिलाइज नहीं होता है, एनर्जी कम होता है, तो धीरे 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 रिस्पायरेशन होगा। अब जब हम लोग में बॉडी हम लोग का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम लोग में जब रिस्पायरेशन का रेट अगर स्लो होगा तो पता चला कि हम खाएंगे सुबह में, शाम में वो जाके पूरा बढ़िया से एनर्जी यूटिलाइज करेगा, शाम में ढिकार मारेगा। तो ये प्रॉब्लम ना हो जाएगा अगर हम लोग का रिस्पायरेशन स्लो रहा तब, क्योंकि हम लोग का बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए तो यहाँ पे रिस्पायरेशन का रेट फास्ट होना पड़ेगा। तो जो भी बॉडी कॉम्प्लेक्स है रिस्पायरेशन का रेट फास्ट होता है, जो भी बॉडी सिंपल है रिस्पायरेशन का रेट स्लो होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी की खपत कम होती है, इसमें एनर्जी की खपत बहुत ज्यादा होती है भाई मेरे। ठीक है ना, तो यहां तक आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया। अब हम लोग देन आगे करेंगे जो हम लोग का टॉपिक है रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो इसके लिए हम लोग एक अलग लेक्चर लेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।